दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक यानी चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जो चार्ज रेस्ट पर होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। यानी विराम में है कोई चार्ज और विराम चार्ज के बीच में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कितना फोर्स बनता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो चार्ज था, मैंने आपको लास्ट टाइम जो पहले वाले चैप्टर में पहले वाले वीडियो में चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, उसका कंजर्वेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, दो जो एक्चुअल में दो टाइप के जो चार्ज होते हैं उनमें यदि दो सिमिलर चार्जेस हो, ठीक है, यानी सपोज करो दो सिमिलर चार्जेस, यानी हम लोग बोल सकते हैं या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्जेस। यदि दो सिमिलर चार्जेस है तो इनके बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स को डिफाइन करने वाला जो है वो साइंटिस्ट था कुलाम। तो कुलाम ने ये बताया था कि दो फोर्सेस के बीच में यानी दो चार्जेस के बीच में कौन कौन से फोर्स काम कर सकते हैं, तो उसको हमने एक्चुअल में नाम ही दे दिया उसके नाम पर, कुलाम फोर्स। तो बहुत सिंपल सा है कि यदि दो सिमिलर फोर्स होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, दो सिमिलर फोर्सेस होते हैं, दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो अपोजिट यदि चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वो कितना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, हाउ मच दे रिपेल एंड हाउ मच दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। कितने फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, या एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, हमें ये पता लगाना है। तो कुलाम फोर्स एक्चुअल में कुलाम फोर्स जो है वो हमेशा किसके बीच में काम करता है, बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, हमेशा ध्यान देना कि हमेशा एक पॉइंट चार्ज पर ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज कुलाम फोर्स क्या होता है, सॉरी, तो कुलाम फोर्स जो होता है वो बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस होता है। और एक सेकंड मैटर कि हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है, द लाइन अलोंग द ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ द चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही काम करता है। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, अलोंग द line joining the center of charges, center of charges। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग ही वो काम करेगा, चाहे वो रिपेलिंग हो चाहे वो अट्रैक्शन। ये पहली बात। पहला तो ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही काम करता है। ठीक है, और दूसरा ये इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ द चार्जेस। अब सेकंड थिंग उसने ये बताया, यहां पर मान लो कि एक प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा ये प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, तो ये जो दोनों चार्जेस है इसके बीच में जो फोर्स लगता है तो इट में बी रिपल्सिव, इट में बी अट्रैक्टिव। यानी ये दो टाइप के हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो यदि सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, और यदि अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये अट्रैक्शन होगा। ठीक है, याद रहेगा क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं, सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, अब ये रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कितना, तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर, ये जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो है आपका अमाउंट ऑफ चार्जेस, यानी ये अमाउंट ऑफ चार्ज कितने हैं, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज।
ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो सपोज करो, मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और इसका अमाउंट हमने Q1 और Q2 दे दिया, और ये एक दूसरे से सपोज करो ये r डिस्टेंस पर है। कितने? r डिस्टेंस पर है। तो ये क्या कहता है, पहला वाला जो रूल्स है इसका, कि फोर्स इज ऑलवेज टू द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्जेस। मतलब फोर्स जो है वो प्रोडक्ट जो चार्ज के अमाउंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ऑलवेज proportional to the product of amount of charge। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब जितना भी यहाँ पर चार्ज होगा उसका अमाउंट का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। सेकंड, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, एक रूल कहते हैं इसको इनवर्सली स्क्वायर लॉ कहते हैं, स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि फोर्स inversely proportional to the square of the distance between the charge। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब जो हमारे पास दो रूल है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा रूल है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि हम दोनों को मिला दें तो हमारे पास आ जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक, अच्छा, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लिख लेते हैं Q1 Q2/r²। ठीक है, अभी K क्या है, K एक कांस्टेंट तो है, K इज अ कांस्टेंट बट डिपेंड टू द मीडियम। ये एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम रखा गया है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये याद कर लो, फॉर फ्री स्पेस यानी फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इन K की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, लेकिन फॉर एनी मीडियम यदि यहाँ पर कोई मीडियम होगा तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो आपको मैं बताऊंगा कि ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। अभी अपन नेक्स्ट दूसरे लेक्चरों में इसको अपन स्टडी करेंगे। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, ठीक है, एप्सिलॉन। और एक्चुअल में ये इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी भी मीडियम के लिए होती है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, और यूनिट तो आपको पता है कि इसकी यूनिट जनरली हम फोर्स की यूनिट न्यूटन भी रखते हैं। और तो ये K की जो यूनिट बनेगी, यानी K की वैल्यू, K की यूनिट क्या बनती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं।
चलिए, तो ये तो यहाँ तक हो गया। और इसकी आपको यदि डायमेंशन फार्मूला वगैरह निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूटन का कितना होता है आपको पता होगा। न्यूटन एक फोर्स होता है ना, फोर्स का क्या बनता है mLT-2, और ये तो मीटर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है, कूलाम है, तो कूलाम है तो आपका AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एम्पियर और ये आपका टाइमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि एम एल की पावर कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी, और टी की पावर कितनी जाएगी, ये 2 ऊपर और हो जाएगी, -4 हो जाएगी, और ए की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से के का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि कूलाम का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F बराबर से 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये फ्रेंड्स एक स्केलर है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला है ना, क्योंकि फोर्स तो एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा वो हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में देखो, आप समझ लो, यहाँ पर ये आपका पॉइंट चार्ज Q1 है, ये आपका पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक है, तो Q1 जो है, Q1 जब फोर्स Q2 पर लगाता है, ध्यान देना, Q1 जो है जब Q2 पे फोर्स लगाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, Q1 के कारण लगने वाला फोर्स है ना। तो Q1 फोर्स किस पर लगाता है, Q1 फोर्स किस पर लगा रहा है, Q2 पर। ठीक है, तो Q2 पर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ओवर 2 ड्यू टू 1। जब Q2 जो है फोर्स अप्लाई करता है 1 पर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ओवर 1 ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आप पहले 1 2 और 2 1 को समझना सीखो। यदि यहाँ पर 1 2 लिखा है तो फोर्स ओवर 1 ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, और इसका मतलब फोर्स ओवर 2 ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज। ये आप 1 और 2 को समझो। तो ये जो फोर्स लगाएगा आपका Q1, यदि फोर्स लगाएगा तो ये क्या लगाएगा, ड्यान देना, ये लगाएगा आपका फोर्स ओवर 2 ड्यू टू 1, और जब आपको Q2 यदि फोर्स लगाएगा तो वो लगाएगा आपका फोर्स ओवर 1 ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये लाइन है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यदि ये दोनों सपोज करो कि ये प्लस Q चार्ज है, यानी Q1 चार्ज है, और ये प्लस Q2 चार्ज है, तो Q1 वाला जो क्या रहेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा तो मतलब बाहर की ओर इस तरफ करेगा, बाहर पुश करेगा, रिपेल करेगा। और Q2 यदि Q1 को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये बाहर की ओर जाएगा, यानी F2 भी क्या जाएगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये Q2 जो है ये वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और Q1 जो है ये वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक, अच्छा, यदि मान लो ये अपोजिट चार्ज होती तो कैसा लगता, यदि यहाँ पर -Q1 होता और यहाँ पर प्लस Q2 होता तो क्या होता। तो देखो, ये इनके बीच में, अब Q1 क्या करता है, इसको खींचता, तो ये ऐसे लगाते हैं यहाँ पर, ये Q1 अपनी तरफ खींचता, और Q2 यदि Q1 पर अप्लाई करता तो ये इसको अपनी तरफ खींचता। ठीक है, तो ये F2 फोर्स हो जाता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करते। ठीक है, अच्छा, यदि दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता, यदि ये -Q1 होता और ये -Q2 होता तो क्या होता, तो ये भी क्या करता है, Q2 जो है इसको, जो फोर्स है वो बाहर की ओर रिपेल करता है, और जो Q1 है ये भी इसको बाहर की ओर रिपेल करता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका प्लस Q1 है, यहाँ पर आपका प्लस Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस आपकी R है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, यानी ये F2 है, तो ये F2 का मतलब फोर्स ओवर 1 ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, और फोर्स ओवर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज है ना। अब इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान देना, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी जो लेंथ होगी, सपोज करो ये R है, तो ये जो है अपन 1 2 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग R के लेते हैं 12, डिस्टेंस के लगते हैं R, यानी 1 2। देखो यहाँ पर ये जो फोर्स 12 है, तो इसका मतलब इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 12 होगी, और इस 21 के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, R21 होगी। R12 या R21 की वैल्यू क्या मतलब है, इसका मतलब है कि R की यहाँ पर देखो, फोर्स यदि 1 पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, तो इसकी एंडिंग पोजीशन क्या है, 1 है,
तो यानी R1 माइनस R2, मतलब हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फेस या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमेशा। तो ऐसे R21 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब मान लेते हैं हम फर्स्ट फोर्स पर निकाल रहे हैं, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज यदि हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, K1 Q1 Q2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आप दोनों को बराबर ले सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा, R12 की डिस्टेंस R21 की डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं, ठीक है, यानी हम इसको मॉड R ले सकते हैं, जो भी है माइनस प्लस अपन देख लेंगे। अब चूंकि हमें क्या इसकी डायरेक्शन भी बताना है, तो फोर्स ओवर वन पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स ओवर वन, तो ये है आपके कौन लगा रहा है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट चार्ज लगा रहा है। तो सेकंड यदि फोर्स ओवर वन लगा रहा है, ओवर वन ड्यू टू सेकंड, तो हम लोग यहाँ पर 12 लिखते हैं इसको, तो इसकी डायरेक्शन है बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं यूनिट वेक्टर R, क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर R, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर R लगा देते हैं तो K बराबर से Q1 Q2 अपॉन R। अब यूनिट वेक्टर R, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब चूंकि F12 है तो R12 होगा उसके लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R12, यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर R12 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर R12 लिख सकते हैं, तो K हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ या डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का यूनिट वेक्टर। अच्छा, डिवाइड बाय यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर है फ्रेंड्स, हाँ थोड़ा ध्यान देना, बाय मिस्टेक मैंने स्क्वायर नहीं लगा पाया। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा आपको याद होगा, यूनिट वेक्टर A बराबर से क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A, यही होता फॉर्मूला। तो K Q1 Q2 यहाँ पर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 अपॉन, ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा था, मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर था, तो हम ये लिख सकते हैं K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर होल R1 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ठीक है। ये हुआ फोर्स आपका, फोर्स ओवर वन ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन निकल जाएगी, ठीक है। एंड सच दैट, इसी प्रकार से हम F21 भी निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 की पावर 3, ठीक है। एक बार तो कट ही जाना है, डायरेक्शन आपको पता चली जाएगी, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया दोनों। अब फ्रेंड्स छोटी सी बात की हमें पता है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली यानी इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी यहाँ पर में इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स घटेगा। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस कम है वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ज्यादा है और डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स घटने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमने क्या कर दिए, 2 टाइम्स कर दी, यानी जो डिस्टेंस थी वो अब हमने बढ़ाकर जस्ट दुगनी कर दिए, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा ना,
अरे पास पास है तो फोर्स ज्यादा लगा रहे, दूर है तो फोर्स कम घटा, मतलब आप ही जब किसी को फोर्स धक्का लगाओगे तो आप जितने पास होगे उतना फोर्स लगा पाओगे, जितने दूर हो उतना कम फोर्स लगाओगे, तो निश्चित है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह हम 2r करेंगे, तो यदि मान लो सपोज करो एफ डैश बराबर से क्या आएगा, एफ डैश बराबर से 1 अपॉन, अब डिस्टेंस हमने बढ़ा दिए तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ डैश बराबर से हम क्या लिखेंगे, यानी एफ और 2 2 4, यानी पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगी, घट जाएगी फोर्स पहले। यदि हम 2 टाइम्स कर देंगे यदि फोर्स, तो कितनी हो जाएगी, यानी यदि आपने r को बढ़ाकर यदि 2r कर दिया तो फोर्स घटकर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यदि आपने r को बढ़ाकर 3 टाइम्स यदि कर दिया तो फोर्स 1/9 हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। यदि आपने r को बढ़ाकर यदि 4 टाइम्स कर दिया तो ये 1/16 हो जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फोर्स कम हो जाएगी। अच्छा सेकंड, यदि आपने r को आधी कर दी, सपोज करो ये जो r है आपने r/2 कर दिया, तो क्या होगा, अभी r/2 है तो एफ डैश बराबर से 1/r/2, r/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो एफ डैश बराबर से कितना जाएगा, 4 इंटू 1/r²। इसका मतलब है कि ये 4 टाइम्स हो जाएगी यार, है ना, पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी आपने r को यदि आधी कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यदि मान लो आपने r को 1/3 कर दिया यानी पहले के कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं फ्रेंड्स, कि हमारे पास एक जो फोर्स है ये है आपका कूलाम फोर्स, ये आपका कूलाम्स लॉ, ठीक है, यह कूलाम्स फोर्स है। ऐसे ही एक आपने न्यूटन का फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपने पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये आपका कूलाम फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत अंतर भी है और कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है। अब जैसे सपोज करो, देखो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला आता था F बराबर से K Q1 Q2 अपॉन r², और वहां पर भी F बराबर से आता था आपका G M1 M2 अपॉन r²। ठीक है, वहां पर लगभग फॉर्मूला तो क्या था, दोनों में r² ही था, मतलब 1 अपॉन r² इसमें भी था, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r² इसमें भी था। मतलब ये बोल सकते हैं कि बोथ जो थे ये आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल करते थे। ठीक है, दोनों। अच्छा, दोनों ही क्या करते थे, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों जो फोर्स है एक्ट along the line joining the center of मास और चार्ज, है ना, यानी जो है मास को या जो चार्ज है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग के अलाउंग ही काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों इस तरह, लेकिन इनमें डिफरेंस भी था। डिफरेंस इस तरह से था कि मान लो यहाँ पर ये हमेशा देखो इसमें केवल दोनों टाइप के होते थे, यानी ये रिपल्सिव फोर्स भी था और अट्रैक्टिव फोर्स भी था। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स भी था, लेकिन उसमें तो हमेशा क्या रहता था, अट्रैक्शन ही रहता था, क्योंकि दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, अट्रैक्ट फोर्स था। ठीक है, ये सबसे मेनली डिफरेंस था, है ना, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्या है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी ये डिपेंड ऑन मीडियम, लेकिन यहां पर क्या था, ये डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अच्छा, और एक और थर्ड मैटर इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एफ ई, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, बहुत ज्यादा होता कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो एफ जी वाला जो फोर्स है वो बहुत कम होता है, लगभग आपको बता दूं कि मैं 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होता है ये। ठीक है, मतलब यदि एफ ई की वैल्यू आप निकालोगे तो एफ जी की तुलना में 10⁻40 टाइम्स ज्यादा निकलेगा ये फोर्स। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है,
9 इंटू 10⁻⁹ होती है। और इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये था यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 डिफरेंस बताया। चलिए अब कौन कितना पावरफुल होता है तो हम इसको एक निकाल कर ही देखते हैं। देखो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को रिपल्स तो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी मान लो r मान लो। ठीक है, और k की वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁹ और g की वैल्यू आपको याद होगा कितनी होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक, अब दोनों पर आप तक कितना फोर्स निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। यानी Fe यदि निकालेंगे तो क्या होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 यानी 1.6 10⁻⁻19 की पावर 2/r²। ठीक है, और Fg यदि निकालते तो कितना निकलता, वो निकलता 6.67 10⁻⁻11 9.1 10⁻⁻31 का स्क्वायर अपॉन कितना आता r²। अब यदि हम इसको डिवाइड करते Fe अपॉन Fg यदि निकालते तो ये r² से तो r² कट जाता, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 6.67 10⁻⁻11। और यदि हम इसको निकालेंगे तो देखो 1.6 10 कितना जाएगा -38 और यहाँ पर कितना जाता 9.1 10 कितना जाता है 31 दूनी 62। ठीक है, और इसको यदि हम फिगर आउट कर लें 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 9.1। ठीक है, और पावर ही पावर देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 9 यहाँ आ जाएगी, -31 यहाँ आ जाएगी, +11 आ जाएगी और ये +62 आ जाएगी। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को यदि हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 62 यानी 60 10 70 और 10 80 में से ये 40 जाएंगे तो 40 वैसे भी बचेंगे। ठीक है, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 10⁻14। मतलब Fe इज इक्वल टू आ जाएगा F 10⁻14 इंटू Fg। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको यहाँ पर कूलाम का रूल्स बताया ना, और कूलाम की कुछ लिमिटेशन भी हम देख लेते हैं। लिमिटेशन जो है पहली है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरा इन एक्सटेंडेड चार्ज पर ही एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये मूविंग चार्ज पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मूविंग चार्ज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, केवल स्टैटिक चार्ज। हाँ, ये देखो इस पे दोनों यानी बोथ मूविंग हो तो नहीं चलेगा, बोथ मूविंग हो तो नहीं चलेगा, लेकिन केवल एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट पर है तो चल सकता है। दोनों रेस्ट पर हो तो भी चल जाएगा, बट वन इज रेस्ट एंड वन इज मूविंग तो उस पर भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ध्यान दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।